वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। हिंदी में होता है ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। आइए इस चीज को समझिए, ताप का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे कि मान के चलिए, यह एक पदार्थ है, यह एक मेटल है। कोई भी तार जो होता है वह कंडक्टर होता है, तो वह किसी न किसी मेटल का ही बना होता है। और वह मेटल जो होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब मान के चलिए यह एक तत्व है, एक यह कंडक्टर है, यह एक वायर है। तो इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अभी बहुत नजदीक होगा, एक दूसरे से सटा हुआ होगा। इस कंडीशन में जब इससे होके हम करंट को देंगे तो करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, यानी इसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब इसी कंडक्टर में, इसी चालक में जब हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो हीट देने के पश्चात क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होने लगता है, टक्कर होने लगता है। और टक्कर के पश्चात वह धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स जो है वह फैलने लगता है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो होता है गैप जो है वह डिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब स्वाभाविक है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। चूंकि आपको पता है कि किसी भी ठोस पदार्थ में, किसी भी मेटल में और किसी भी तत्व को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वह जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से वह क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो जो ठोस होगा यानी जो सॉलिड होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके हीट को बढ़ाने से लिक्विड जैसे ही बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मॉलिक्यूल्स टूट गया है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस आ गया है। फिर लिक्विड को यदि हम लोग हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वह क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी वेपर बन गया तो और उसका मॉलिक्यूल्स और ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, हीट देने के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे उसके बीच का गैप बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस भी क्या होते जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। कई साल ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, आप ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया है। पूछा ये जाता है कि यदि किसी भी चालक को यदि हम हीट करते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है या घटता है। तो हीट देने के बाद प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन देता है कि घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, और इनमें से कोई नहीं और कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस पदार्थ का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग कुछ पार्टिकुलर थ्योरी पढ़ेंगे। उस थ्योरी के मदद से एनसीईआरटी का बहुत सारा मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी टॉपिक से बनता है। तो इस टॉपिक से आप ध्यान से इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत सहूलियत होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखे क्या है, जो बात अभी बताए वही चीज को हम लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उस पदार्थ के कणों के बीच और अधिक टक्कर होने लगता है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उस पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम ये नीचे में क्या लिखे हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में तब आएगा जब हम नीचे में कुछ डायग्राम बना के समझाएंगे, तब समझ में आएगा। तो आइए हम समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यह एक पदार्थ, देखिए यह एक पदार्थ,
अब इस पदार्थ में अभी प्रारंभिक रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा। R1 इसका अभी रेसिस्टेंस है और इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है मान लेते हैं θ1 डिग्री सेल्सियस। जब इसका रेसिस्टेंस R1 है तो इसका टेम्परेचर बाबू क्या है, θ1 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस है तब इसका रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। अब इसकी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे इसके टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग हीट देना स्टार्ट कर दिए, हीट देना स्टार्ट। तो प्रारंभिक कंडीशन ये है, मतलब प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था। अब देखिए जब इसमें आप हीट देना स्टार्ट कर दिए तो कुछ ना कुछ क्षण के बाद इसका हीट चेंज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। तो देखिए कंडक्टर यही है, इसका दूसरा कंडीशन हम बना रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि दो कंडक्टर है, कंडक्टर एक ही है, उसी का हम लोग दो कंडीशन बना रहे हैं। ये इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक अवस्था है। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर को हम बढ़ा करके, हीट दे करके इसका टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे और टेम्परेचर बढ़ा के अब कर दिए यहाँ पे θ2 डिग्री सेल्सियस। पहले था θ1 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए क्या हो गया, θ2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे हीट में तो चेंजिंग आ रहा है, जैसे जैसे हीट चेंज करेगा, जैसे जैसे हीट का मान बदलेगा वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस का भी मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि ये θ1 था, यहाँ पे भी θ1 डिग्री सेल्सियस रहता, यानी यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस और हीट को हम लोग नहीं बढ़ाए, 30 डिग्री रहता, तो इसमें रेसिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता। यहाँ पे लेकिन हम हीट बढ़ा करके क्या कर दिए, θ2 डिग्री। यहाँ पे θ2 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 10 है, बढ़ के 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 100 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसका रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो रेसिस्टेंस बदल के यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रेसिस्टेंस बदल के यहाँ पे हो गया R। तो समझिए, तो ये क्या हो गया आपका अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था यानी फाइनल कंडीशन। तो ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल, दो कंडीशन है। तो यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा ये क्या लिखे थे। अब समझिए लिखा हुआ, यदि θ1 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, R1। देखिए θ1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या है, R1 हो, तो यदि टेम्परेचर का मान बढ़ा देते हैं, बढ़ करके या बढ़ा करके क्या कर दिए θ2, तो θ2 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो गया, R2, यानी चेंज कर दिया प्रतिरोध। ये हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अब यहां पे तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहां पे चेंज इन रेसिस्टेंस की बात, तो चेंज इन रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस क्या कर देंगे बाबू, R1 कर देंगे। अब बात करें चेंज इन रेसिस्टेंस मतलब हो गया प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब बात करें चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, θ2 डिग्री सेल्सियस माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज समझना है, जैसे जैसे रेसिस्टेंस को हम लोग चेंज कर रहे थे वैसे वैसे इसका R1 क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। मान लो एक चीज कि पहले रेसिस्टेंस मान लो 10 ओम है, अब जब चेंज कर दिए रेसिस्टेंस, चेंज करके हो गया 20, तो 20 जो हुआ होगा वह कहां से हुआ होगा, 10 से ही आगे बढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, change in resistance is directly proportional to the initial resistance and change and directly proportional also
टेम्परेचर डिफरेंस, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप में अंतर के समानुपाती होते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुन। प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप में अंतर के समान अनुपाती होते हैं। इस चीज को समझना। प्रतिरोध में परिवर्तन, तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या हो रहा है? R1 माइनस R2, और ये इनिशियल रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस चीज को समझिए, यहां R1 बढ़ेगा तो R मतलब इसमें चेंजिंग आ जाएगा। अभी जस्ट वही बताए कि मान लीजिए R1 जो है, मान लो कि R1 जो है 10 ओम है, अब चेंज होकर के R2 जो हो गया वह 20 ओम हो गया। तो यहां पे 10 से 10 था पहले, अब हो गया 20। तो यहां पे ये जो 20 हुआ होगा वह 0 से नहीं हुआ होगा, वह कहां से बढ़ा होगा? वह 10 से बढ़ा होगा। तो यानी बढ़ कहां से रहा है? यानी R1 बढ़ रहा है। R1 बढ़ करके कितना हो गया? यानी 10 से बढ़ करके क्या हो गया? 20। यानी 10 R1 जो है चेंज जैसे, तो चेंज कितना का किया है? तो चेंज निकालने के लिए 20 माइनस क्या करना पड़ेगा? 10। तो यानी 10 का ये चेंजिंग आया है। तो ये 10 जो हुआ है, 10 किस में जुड़ा? तो 10 R1 में जुड़ करके 10 जोड़ेंगे तो R2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी R1 जैसे जैसे रेसिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे R1 का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब आगे ये समझना है कि चेंज रेसिस्टेंस के चेंज होने से उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए R1 बट या एंड लिख देते हैं, एंड R1 माइनस R2, वही रेसिस्टेंस चेंज इन रेसिस्टेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? θ2 डिग्री सेल्सियस माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, चेंज तो ऐसा नहीं होगा कि R1 के लिए एक बार रेसिस्टेंस चेंज करेगा और एक बार चेंज इन रेसिस्टेंस के लिए टेम्परेचर चेंज करेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों घटनाएं एक साथ घटेगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों को एक साथ लिखना चाहेंगे तो नौ मतलब होता है अब यहाँ पे यहाँ पे R2 माइनस R2 माइनस R1, चेंज इन रेसिस्टेंस को R2 माइनस R। तो यहाँ पे R2 माइनस क्या हो गया? R1। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह, यहाँ पे क्या लिखें? R1 इंटू θ2 डिग्री सेल्सियस माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों नहीं है? थीटा है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आया है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर करके मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद जो रेसिस्टेंस R2 आया है, तो R2 का वैल्यू कितना होगा उस चीज को हम निकालेंगे। तो निकालने से पहले जो भी हम लिखे हैं इस चीज को अच्छे से आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए आगे समझिए। तो इक्वेशन आपके लिए यहाँ पे आया है R2 माइनस R1, अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है R1 इंटू θ2 डिग्री सेल्सियस माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे ये समान अनुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे R1 R2 माइनस R1 और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। बराबर के चिन्ह आने की वजह से यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वह कांस्टेंट क्या है? अल्फा R1 इंटू θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए
बहुत के मन में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे समान अनुपाती का चिन्ह है ही, तो यहाँ पे समान अनुपाती का फिर तो चिन्ह दे दिए, बराबरों का दे दिए, यहाँ पे समान अनुपाती का भी दे। तो उसके लिए हम ये बताना चाहेंगे, संयोग ऐसा है कि यहाँ पे प्रतिरोध का ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से ही लिखते हैं। तो यहाँ का जो कांस्टेंट होता है वो अल्फा ही है, और अल्फा जो लगता है वो समान अनुपाती के चिन्ह ही जैसा लगता है। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जहां ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। ये जो है अल्फा जो है ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, यानी ये कांस्टेंट है। तो संयोग है कि यहाँ पे अल्फा ही कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे यदि R2 बराबर अब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, तो R1 को इस साइड करेंगे, तो यहाँ R1 को इस साइड करेंगे तो ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा R1 प्लस अल्फा R1 थीटा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो R2 बराबर R1 कॉमन आ रहा है, तो R1 यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको R2 निकल जाएगा। R2 मतलब हुआ जो इसका चेंज करके रेसिस्टेंस वाट R1 से लेके R2 जो चेंज किया, इसके लिए ये फार्मूला। तो ये यदि फार्मूला एक ही फार्मूला यहाँ पे याद रखते हैं तो सारा सवाल बन जाएगा, इसी को तोड़ तोड़ करके। तो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है जरा सोचिए। यहाँ से आपको निकल सकता है कि अंतिम में टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इसका फाइनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल में रेसिस्टेंस क्या रहा होगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना होगा, वह भी यहाँ से निकल जाएगा। प्रारंभ में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बाद में इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, तो कितना चीज निकल सकता है, 1 2 3 4 चीज आप निकाल सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, चेंज इन आप रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा चीज एक ही इक्वेशन से निकल सकता है। तो आप इस इक्वेशन को पहले याद कर लीजिए। तो याद क्या कीजिएगा, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। अब मन में आता होगा कि अल्फा का भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होता होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SI यूनिट ऑफ अल्फा। तो पर डिग्री सेल्सियस होता है, इसको पढ़ते हैं पर डिग्री सेल्सियस, इसको क्या पढ़ेंगे पर डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से आपको लिख सकते हैं। तो इसी को आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट याद रखिएगा अल्फा का पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर का तो आप जानते ही केल्विन होता है। तो आइए यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके हम सारा चीज को क्लियर कर देंगे, और फिर एनसीईआरटी का हम लोग सवाल बनाएंगे तो धराधर बना देंगे। चलिए यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए आइए अब एक सवाल के माध्यम से उस फार्मूला का यूज करके हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आइए देखिए, एक सवाल लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज 200 ओम एट 40 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस एट 70 डिग्री सेल्सियस। जहां पे अल्फा का कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1.4 × 10 के पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस, यानी हिंदी में पढ़े तो 40 डिग्री ताप पर किसी हीटर का प्रतिरोध 200 ओम है, तो 70 डिग्री ताप पर उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आइए समझिए, हीटर देखे होंगे आप, किसका बना होता है, कॉइल का बना होता है। तो ये मान लीजिए यह कॉइल है किसका, हीटर का। ये कॉइल का देखिए, यह भी प्रारंभ में इनिशियल कंडीशन में इसका
40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और इस वक्त इसका प्रतिरोध कितना था, कितना है, 200 ओम था। ये कब, प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक अवस्था में क्या था, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और रेसिस्टेंस कितना था, 200 ओम था। अब आइए समझिए यहां, अब यही कॉइल है, कॉइल यही है, अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, यानी 70 डिग्री सेल्सियस। तब कहता है कि प्रतिरोध, यानी इसका यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है यानी R2 क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं θ1 यानी θ1, और इसको मान लेते हैं हम लोग R1। तो ये R2 निकालना है, इसको हम मान लेते हैं θ2, θ2। तो यहाँ पे इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे θ1 जो है वह आपका दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, और इस वक्त इसका रेसिस्टेंस क्या है, 200 ओम है। अब टेम्परेचर बढ़ा करके हम लोग θ2 कर दिए कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। कहता है इस वक्त इसका R2 रेसिस्टेंस क्या होगा ये, और अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। तो आपको R2 कहता है क्या होगा, यानी जब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए R2 बराबर, अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाए हैं, R1 × 1 प्लस अल्फा × θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस, यह हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यही। तो यहाँ पे R2 बराबर, R1 का वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का मान रख दीजिए 1.4 × 10⁻³ और यहाँ पे अब θ2 कितना है, 70 माइनस 40, ये हो जाएगा। तो R2 = 200 × 1 प्लस 1.4 × 10⁻³ इंटू, अब देखिए 70 में से 40 घटा देंगे 30 आ जाएगा। तो ये हो, अब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो यानी R2 बराबर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो 200 ये हो गया, 1 प्लस, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये एक 0 इसको दे देंगे तो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻²। अब यहाँ पे 14 को गुना कर दीजिए 3 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 3, 1 हो जाएगा 4, 14 तिया 42, मतलब 4.2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो R2 बराबर 200 इंटू 1 प्लस 4.2 बटे क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर लेंगे 100 हो जाएगा, इसको पॉइंट उड़ा देंगे, 1 0 और बैठ गया, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप बैठ के। तो हम फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2 यानी 208.4 ये ओम, यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आया है ये क्या आया है, जब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ करके पहले कितना था, 200 था, अब ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 208.4 ओम हो गया। तो अब बताइए, टेम्परेचर यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 70 हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या रेसिस्टेंस बढ़ा के घटा, बढ़ गया, तो ये बढ़ करके हो गया 208.4 ओम हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाए।
तो इससे संबंधित बहुत सारे सवाल को हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपका बहुत सारा सवाल भी दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।